संसाधन के प्रकार। ठीक है, कई तरह से इसमें संसाधनों का विभाजन किया गया आपकी किताब में, वो पढ़ाएंगे आगे। अभी एक सामान्य विभाजन का जिसका डायग्राम बना हुआ है किताब में, उसको देखेंगे। ठीक, तो दो प्रकारों में बांटा गया है, एक है प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। कल समझाए भी थे, एक बार और देख लो। प्राकृतिक संसाधन वो हैं जो ईश्वर के द्वारा, जो मानते नहीं है भगवान ने बना के भेजा है। पूछे हवा कौन बनाया, तो भगवान बनाए हैं। तो अब प्रकृति, जिसको भगवान हम कहते हैं उसी को प्रकृति भी कहते हैं। तो प्रकृति द्वारा निर्मित या भगवान द्वारा निर्मित तुम लोगों की भाषा में सामान्य रूप से। ठीक है, अब जैसे बोलेंगे ये पर्वत पहाड़ नदियाँ कौन बनाया, तो ये भगवान बनाए हैं, प्रकृति बनाई है। तो इनका अध्ययन जो मतलब ये जो संसाधन है, पर्वत पहाड़ नदियाँ हवा जल, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन हो गए। ठीक है, प्रकृति द्वारा निर्मित। ठीक है, और मानव द्वारा निर्मित जो होगा वो मानवीय हो जाएगा कि नहीं, बताए थे। जैसे जो चीज़ हम लोग बनाए हैं, जैसे ये घर, ये टेबल कुर्सी मेज, ये सब हम अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं ना। बिस्तर बनाए हैं, खाना पीने के लिए जो भी वस्तुओं को बना सकते हैं हम अपने दिमाग से, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब देखो मानवीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, एक है संस्था एवं संरचना। संरचना एवं संस्था लिखा होगा, या तो संस्था एवं संरचना। ठीक है, और दूसरा क्या है, गुणवत्ता एवं मात्रा। मात्रा एवं गुणवत्ता या गुणवत्ता एवं मात्रा। ठीक है, अब देखो कल बताए थे संस्था क्या होती है और संरचना क्या होती है। पहले देखो संरचना क्या है। संरचना वे सभी वस्तुएं जो मानव द्वारा बनाई गई हैं और हमें दिखाई देती हैं, वह संरचना है। जैसे पुल हो गया, सड़क हो गई, नहर हो गया, इसको की भवन हो गया, घर का भवन हो गया कि नहीं। जो मतलब घर बनाए या भवन बनाए वो क्या हो गया, वो सब संरचना में आएगी। ठीक है, समझ में आया। संरचना क्या हो गया, सड़क पुल इत्यादि संरचना हो गई। ठीक, और संस्था क्या हो गई, जैसे पुलिस हो गई, पुलिस एक संस्था है कि नहीं। न्यायालय एक संस्था है, विद्यालय भी एक संस्था है कि नहीं। जैसे विद्यालय में जो भवन है वो संरचना का है, संरचना में आएगा, लेकिन पूरा विद्यालय किस में आएगा, वह संस्था में आएगा। कि विद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। पुलिस एक ऐसी जगह होती है जहाँ अपराधियों को दंडित करने के लिए पकड़ कर ले जाती है। न्यायालय जो है क्या करता है, वो सजा सुनाता है। तो ये सब संस्था में आ जाएंगे कि नहीं। तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। और संरचना का उदाहरण क्या हो जाएगा, संरचना का उदाहरण हो जाएगा सड़क पुल इत्यादि। ठीक है, अब देखिए गुणवत्ता एवं मात्रा से क्या संबंध है, मतलब है। तो गुणवत्ता का मतलब किसी चीज़ की गुणवत्ता में वृद्धि कर देना। जैसे मान लो कोई तंत्र है, जैसे विद्यालय का तंत्र है पढ़ाने के लिए, अगर इसमें कोई और तरीका अपना दिया जाए, जैसे अभी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, अगर वाइट बोर्ड लगा दे थोड़ा और अच्छा लगेगा। वाइट बोर्ड की जगह LED TV लगा दे तो और अच्छा लगेगा। तो क्या हो रहा है, गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो इसी तरह किसी संसाधन की गुणवत्ता में मानव के कारण वृद्धि होती है तो उसको गुणवत्ता में वृद्धि कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। मात्रा में वृद्धि क्या होगा, मान लो यहाँ 100 लोगों की बैठने की जगह है, 200 लोगों की कर दिया जाए तो मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। कमरे कम पड़ रहे हैं, कमरों को बढ़ा दिया जाए। समझ में आया। या इसी तरह कुछ और उदाहरण ले लो गुणवत्ता वाला। जैसे पहले गाड़ियाँ आती थी, ज़्यादा आवाज़ करती थी, कम दूरी तक जाती थी 1 लीटर में। अब उसकी गुणवत्ता बढ़ा दी गई है, 1 लीटर में 50 किलोमीटर जा रही है मोटरसाइकिल, 100 किलोमीटर 70 80 100 तक की आ गई है। और ये गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। बात जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होगा गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। अभी जैसे हमारी गाड़ियों से धुआं निकलता था, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सोलर बैटरी वाला रिक्शा आ गया कि नहीं। जैसे एक तो रिक्शा है बैटरी वाला, सोलर वाला आ जाएगा, अभी चार्ज करना पड़ रहा है, बाद में चार्ज भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या है, गुणवत्ता में वृद्धि। और मात्रा में क्या होगा, उन्हीं की संख्या को बढ़ा देना। समझ में आया। मानवीय संसाधन से प्रश्न कम आएंगे, प्राकृतिक संसाधन से प्रश्न निश्चित आएंगे।
आएंगे ही आएंगे। किसी भी साल ऐसा नहीं होगा जिसमें प्राकृतिक संसाधन वाले पार्ट से आएगा, और प्राकृतिक संसाधन से ज़रूर एक प्रश्न आएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 1 नंबर के हिसाब से अलग नोट्स बनवा देंगे और बाकी लिखने वाला भी सिखाते रहेंगे धीरे धीरे। तो मानवीय वाला छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, मानवीय वाला समझ गए ना। अब उसका विस्तार नहीं करना, अभी इसका ज़्यादा विस्तार करना, इसलिए जगह चाहिए तो हम मिटा दिए। अब देखो, प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है ना, नवीकरणीय, यहाँ लिख देते हैं, इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन कौन होंगे? वे संसाधन जो बार बार उपयोग करने पर समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, वो नवीकरणीय होंगे, और जो समाप्त हो जाएं वो क्या हो जाएंगे? अनवीकरणीय। एक बार उपयोग किए, समाप्त हो गया तो अनवीकरणीय, और समाप्त नहीं होगा, बार बार उपयोग करेंगे तो वह नवीकरणीय। जैसे देखो, जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जल, वायु, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। पवन, ठीक, जैसे जल, क्या किसमें आ सकते हैं? सूर्य भी आएगा, चलो लिख देते हैं सूर्य। ठीक है, सूर्य या सौर ऊर्जा, ये सब समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? नवीकरणीय। इसी हिसाब से एक और नवीकरणीय का भी, नवीकरणीय को 2 भागों में बांटा गया है। तो देखो, वन भी नवीकरणीय में आएगा कि नहीं? वन मतलब समझ रहे हो? जंगल। जंगल कैसे आएगा? अब तुम कहोगे वन को तो काट के ख़त्म किया जा सकता है। जीवित वस्तुएं जैसे मनुष्य, मनुष्य नवीकरणीय है कि नहीं? पशु भी नवीकरणीय है। जैसे पशुपालन करते हैं तो एक पशु बुढ़ा होकर जब तक मरेगा तब तक उसके कुछ बच्चे हो जाते हैं कि नहीं? या खेती करते हैं तो खेती की जो फसल है वो भी नवीकरणीय है, क्योंकि एक बार फसल काटे तो कुछ बचा लेते हैं बीज के लिए, फिर उसी से पैदा करेंगे, फिर बचा लेंगे। तो अगर हम विवेकपूर्ण रूप से इस्तेमाल करेंगे तो वन और कृषि वाली फसलें, पशु, ये सब भी नवीकरणीय में आएंगे। आएंगे कि नहीं? ठीक है, अब इनमें देखो क्या चीज़ है, इनमें जीवन है कि नहीं? वन में जीवन है, मनुष्य में जीवन है, पौधों में जीवन है जो फसलें हो गई, और पशुओं में भी जीवन है। तो ये जैविक तत्व हो जाएंगे। जिसमें जीवन कभी था या वर्तमान में है उनको हम जैविक में रखेंगे। मान लो जैसे गाय का गोबर है, उसको भी हम जैविक में रखेंगे, क्योंकि वह जीवित किसी प्राणी से पैदा हुआ है। जैसे खनिज तेल को भी जैविक में रखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि वह कभी ऐसे वस्तुओं से बना हुआ है जो जीवित थे। जैसे वो मछलियों से बना हुआ है, जैसे कोयला किससे बना हुआ है? पेड़ से बना हुआ है, तो अभी जैविक में आएगा, लेकिन अनवीकरणीय में आएगा। ये समझ में आया? ये अभी समझ में आया नवीकरणीय। अभी आगे इसको विस्तार बढ़ देते हैं। ये अनवीकरणीय जो समाप्त हो जाए, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस, ये सब क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय में। ठीक है, जैसे एक बार पेट्रोल गाड़ी में भराए और गाड़ी चला दिए तो धुआं बन के उड़ गया। धुआं बन के उड़ गया तो हम उसको पकड़ के फिर पेट्रोल नहीं बना सकते हैं। जल एक बार गर्म होके भाप बन गया, तो भाप बना तो बादल बना, बादल से फिर जल बन जाएगा, तो वह नवीकरणीय है। लेकिन पेट्रोल क्या था? एक बार ऊर्जा दिया, गर्मी दिया, उसके बाद वह खत्म हो गया। ठीक है, तो वह समाप्त हो गया। इसी तरह कोयला है, एक बार जला के हम खाना बना लिए या उष्मा प्राप्त कर लिए, वह समाप्त हो गया, तो अनवीकरणीय। ठीक, अब देखो नवीकरणीय को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? सतत और जैव। अब देखो सतत क्या है? सतत का मतलब कंटिन्यूअस, जो हमेशा बना रहे। ठीक है, जो थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो, हमेशा रहे। जैसे वायु, वायु कभी ऐसा होता है ख़त्म हो जाए थोड़ी देर के लिए? कभी नहीं ख़त्म होगा। अगर ख़त्म हो गया थोड़ी देर पे पूरे पृथ्वी की वायु, तो तुरंत ख़त्म हम लोग भी, कि नहीं? ऑक्सीजन के बिना कितना देर जीवित रहेंगे? तो यानी ये सतत में आ जाएगा, जो कभी न ख़त्म हो, वह हमेशा बना रहता हो। जैसे पवन ऊर्जा हो गई या सूर्य की ऊर्जा हो गई। सूर्य की ऊर्जा भी हमेशा बनी हुई है,
हो सकता है कि रात में हमको ना मिलता हो, लेकिन रात में पृथ्वी के दूसरे हिस्से में तो मिलता है। पृथ्वी पे कभी न कभी तो सूर्य ऊर्जा मिल ही रही है ना, 24 घंटे मिलती है। तो सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन, जल ऊर्जा, ये क्या हो गया, सतत में आ गया। ठीक है, लिख नहीं रहे हैं, समझ गए ना। अब देखो दूसरा क्या है, जैव। अब जैव में वही जो हम बताए हैं, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव या कोई भी जीव, कोई भी जो जीव पशुपालन करते हैं वो क्या है, वास्तव में नवीकरणीय है। नवीकरणीय में जैव प्रकार का, जैव किसे कहेंगे, जिसमें या तो वर्तमान में जीवन है या कभी जीवन था, जैविक तत्व जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो इसमें आ जाएंगे। इसमें क्या आ जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति को हम वन कह दे रहे हैं, और वन्य जीव को हम क्या कह दे रहे हैं, पशु कह दे रहे हैं, चाहे वन्य जीव ही लिख देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। समझ में आया नवीकरणीय।